वेलकम टू बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग और सॉल्यूशन। आज पिछले लेक्चर्स का जो है कंटिन्यूएशन कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पढ़े हैं हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में। आज उसी से जो है कुछ रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या क्या मेथड है और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और बाकी जो हम लोग 11th-12th में पढ़े हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका, जैसे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इकोनॉमिक्स थ्योरम, फिर उसके बाद किसी फोर्स को जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको तोड़ करके मतलब दो पार्ट में बांट करके तब कैसे हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। क्योंकि वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी के हिसाब से उसका जो है ज्योमेट्रिक लॉ के अकॉर्डिंग उसका सभी जोड़ घटाव होता है। तो उसी के आधार पे आज हम उसका एक रिजल्टेंट देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है कि मान लीजिए कई सारे फोर्स सिस्टम, एक फोर्स सिस्टम में कई सारे फोर्स हैं। अब उस फोर्स का जो इफेक्ट है उसको अगर हम सिर्फ एक फोर्स लगा करके रिप्रेजेंट कर पाएँ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। मतलब अगर सिर्फ एक फोर्स को हम रिप्लेस करें, उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी एक फोर्स के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो वही जो सिंगल फोर्स है उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसका कई सारे तरीका हैं जिसके आधार पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। हमने दो या दो से अधिक फोर्स लगा हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम लोग जैसे कि एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, उसके बाद है लामीज थ्योरम भी है, और रिजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। मतलब ये सब जो फोर्स का रिजल्टेंट निकालने का क्या है, तरीका है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्सेस, तो पैरेललोग्राम्स लॉ जो है क्या है कि इसमें जो तो अगर हम फोर्स को ऐड करते हैं, एक फोर्स मान लीजिए P वेक्टर है और दूसरा जो है Q वेक्टर है। वेक्टर यानी कि फोर्स तो एक वेक्टर है ही, तो हम वेक्टर को जैसे एडिशन करते हैं उसी तरह से फोर्स का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो अभी हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी वैसे सब वेक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है और वेक्टर जैसे काम करता है उसी हिसाब से अपना। तो जैसे ये फोर्स हो गया, P फोर्स इधर गया, Q फोर्स ये जगह है, ये और ये दो फोर्स है, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अगर P फोर्स और Q फोर्स को जोड़ना है जिसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो इसका जोड़ने का पहला तरीका जैसे पैरेललोग्राम बनाना। तो पैरेललोग्राम क्या है, समानांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं, और पैरेललोग्राम हम लोग बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम, पहले उसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये P फोर्स है और ये क्या है, Q फोर्स है, तो P के पैरेलल, ठीक है, P फोर्स के पैरेलल यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी P के पैरेलल, लेकिन वो ड्रॉ कहाँ से करेंगे, इसके हेड से, जो Q का हेड है वहाँ से इसके पैरेलल जो है ड्रॉ किए यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, Q के पैरेलल, Q के समानांतर में इसके P के हेड से एक जो है ये लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब P के पैरेलल यहाँ, Q के पैरेलल यहाँ। अब क्या हुआ कि ये सेम होगा, P के बराबर ही ये होगा और ये Q के बराबर ही होगा। अब आप देखेंगे ये दोनों समानांतर हो गया और ये दोनों समानांतर हो गया, अर्थात ये पैरेललोग्राम हो गया। और ये पैरेललोग्राम मान लीजिए A है, ये B है, और ये क्या है, C है, और ये क्या है, D है। तो ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ये जो R वेक्टर है इसका जो विकर्ण होगा डायगोनल, ये इसका रिजल्टेंट होगा। A और B को जोड़ने से ये जो P और Q को जोड़ेंगे तो वो R जो होगा उसका रिजल्टेंट होगा, और यही इस R का वैल्यू हम लोग को निकालना है और किसी एक वेक्टर से उसका कितना एंगल पे है ये निकालना होता है रिजल्टेंट फोर्स को इंडिकेट करने के लिए। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जब ये निकालते हैं, फोर्स जब ये है
तो ऑब्वियसली उसमें हमको ध्यान रखना होगा कि उसका जो है क्या है, एंगल पे भी कितना हो, उसका डायरेक्शन क्या है, ये भी पता होना जरूरी है। तो इसीलिए हम रिजल्टेंट फोर्स आर निकालेंगे और ये अल्फा का वैल्यू निकालेंगे जो एंगल पे होगा, इस पी एंगल, पी फोर्स से कितना एंगल पे है रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर इस डायगोनल को निकालने की कोशिश करें तो वो तो कैसे निकलेगा, तो निकालने का तरीका है कि मान लीजिए ये भी आप समझ रहे हैं कि क्यू है और ये क्या है, तो ये आपका क्यू, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो आप अगर ये पी है तो ये भी क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, क्यू। अब अगर ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है पूरा, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, इस ट्रायंगल में, तो ये जो है अगर मान लीजिए ये m है, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर हमको देखना है, तो अब जैसे ये r वैल्यू अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक अगर a c और m ट्रायंगल ले तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसमें अगर यहाँ Q है तो Q का थीटा यहाँ मल्टीप्लिकेशन, थीटा है एंगल, तो Q साइन थीटा यहाँ, Q कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा और Q साइन थीटा यहाँ हो जाएगा। अर्थात कोई भी एंगल अगर मान लीजिए ये जैसे फोर्स है, ये Q फोर्स है, अगर ये देखेंगे कि ये जो है अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये जो है दो पार्ट में किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे वाला Q कॉस थीटा हो जाएगा। अब नीचे वाला नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि Q एंगल जिसके साथ थीटा बनाएगा वो कॉस थीटा होगा और उसके अपोजिट वाला क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा हो जाएगा, Q कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी इस तरह से अगर आप डेरिवेशन कर लेंगे, इस तरह से अब देखेंगे तो यहाँ से आपको P प्लस इस Q कॉस थीटा और ये सब का वैल्यू आ जाएगा और आप आराम से जानते हैं ये P और ये हो जाएगा आपको Q कॉस थीटा ये वैल्यू, और ये हो जाएगा Q साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है AM होगा P प्लस Q कॉस थीटा, और ये जो CM है ये वैल्यू हो जाएगा Q साइन थीटा। AM हो गया P प्लस Q कॉस थीटा और CM हो गया Q साइन थीटा। अब जब R वैल्यू निकालेंगे तो R क्या है, डायगोनल है, और हाइपोटेन्यूज अगर देखेंगे ACM का हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्न, और R स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि कर्न, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो R स्क्वायर बराबर होता है जो ये कर्न स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये P प्लस Q कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यही रिजल्ट आएगा जो कि हम R का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हुए, यही आपका R का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, थीटा जबकि दोनों के बीच का एंगल है। और ये रिजल्ट पे आप इस तरह से करेंगे, इसको आराम, बहुत ही आसान है, 11th-12th में हम लोग ये सब किए हुए हैं, इसीलिए हम ज़्यादा उसको कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आप सॉल्व उसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। अब टेन अल्फा, अल्फा क्या है, P का R के साथ एंगल है। अब जब ये R के साथ एंगल देखिएगा तो इसी ट्रायंगल में ये देखिए तो टेन अल्फा बराबर CM बटा ये टोटल हो जाएगा AM, और CM का वैल्यू आपको पता है Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा, और AM का वैल्यू है P प्लस Q कॉस थीटा, तो P प्लस Q कॉस थीटा। तो टेन अल्फा बराबर Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा है। तो ये डायरेक्टली इससे प्रूव हो जाता है। अब इसी पे एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे कि इस पे जो है किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे।
कई सारे फॉर्मूले तो वैसे आप 11th-12th में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे आगे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम शो। अब जैसे दूसरा अगर देखेंगे क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब ये किसी फोर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर, दो फोर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का भी उपयोग से हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज देख लीजिए, अगर ये जो है P है और Q है और बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो Q और Q, हाँ ये रहने दीजिए, तो P और Q इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब इसको यहाँ क्या किए, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन किए। अब यहाँ पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये करेंगे कि P का तो ऐसे ही P लिख देंगे, P को सेम स्केल में यहाँ पे लिख देंगे। फिर Q को क्या करेंगे, ये जैसे दोनों के बीच में थीटा है तो यहाँ इसके लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा देंगे, और थीटा जो है इसका जो हेड है, पहला वेक्टर का जो हेड है वहां से भेजेंगे, Q को ड्रॉ करेंगे। जबकि इसमें क्या कर रहे थे कि पहला वेक्टर का टेल पॉइंट और दूसरा वेक्टर का भी क्या है, टेल पॉइंट, दोनों को जो है एक पॉइंट पे मिला रहे थे, टेल कनेक्शन था। और यहाँ क्या होगा, हेड और उसका टेल, ठीक है। जिस साइड में एरो रहता है उसको हेड कहते हैं, और जिस साइड में एरो नहीं रहता है उसको टेल कहते हैं, ठीक है, ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यही जो है आप मान लीजिए कि यहाँ क्या था कि टेल, इसका भी टेल लगा हुआ था यहाँ भी, और इसका भी क्या लगा था, टेल। तो इसको टेल से आप दिमाग में रख सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ है या ट्रायंगल लॉ है। यहाँ क्या है, इस P वेक्टर का यहाँ हेड है और Q वेक्टर का क्या है, टेल है, तो इसीलिए हेड टेल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। और इसके आधार पे जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ मान लीजिए इसके बीच में थीटा है, तो इसको लाइन ऑफ एक्शन को जो बढ़ाएंगे तो इसके बीच में क्या होगा, थीटा। तो ये कहता है अगर आप हेड टेल के कॉम्बिनेशन में अगर आप ऐड करते हैं दो वेक्टर को, दो फोर्स को, तो जो उसका जो तीसरा साइड होगा, जो उसके बाद जो एक ट्रायंगल बनाएगा, उसका जो तीसरा साइड होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा। अर्थात ये ड्रॉ किए और ये इसके एंगल पे ले गए, और तब जो है ये इसको इससे जो मिलाएंगे वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है, यहाँ अगर इसके बीच में इंटरनल एंगल थीटा है तो ये तो थीटा हो जाएगा, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल क्या होगा, बीटा, जो कि 100 माइनस थीटा होगा, सॉरी 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना टोटल एंगल समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जब थीटा होगा तो ये बीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो बीटा का जहाँ भी वैल्यू रखेंगे वहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे कि बीटा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये आप किसी भी ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड और उसके बीच दो एंगल के बीच, दो फोर्स, दो साइड के बीच में अगर एंगल पता हो, आप ये ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि ये मान लीजिए ए है, ए बी और सी है, ठीक है। ये ट्रायंगल में ए के सामने मान लीजिए ये इसके सामने है, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा एंगल है, और ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, गामा। अगर ये अल्फा बीटा गामा और एबीसी त्रिभुज है, तो अब ए के सामने मान लीजिए आपका क्या है, ए है, ठीक है। बी के सामने क्या है, बी है, इसका साइड का लंबाई, और सी के सामने क्या है, सी। तो अगर इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है कि इसका साइड लंबाई ये दिया हुआ है और एंगल भी इसका दिया हुआ है, तो इसका एक रिलेशन होता है जो आप लोग 11th-12th में पढ़े, 11th में ही पढ़े होंगे, कि ये जो सी स्क्वायर लिखेंगे, अगर सी स्क्वायर लिखते हैं तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 90 होता तब, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी जनरल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, 2ab, और इस ए बी के बीच में जो एंगल होगा, ए और बी के बीच में, इस ए और बी के बीच में जो एंगल होगा यही कॉस गामा होगा। तो ये जो है इसका एक रिलेशन होता है। और ये सब ट्रायंगल के लिए जब लॉ ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, इसमें पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एक जनरल है। और इसमें डायरेक्टली कुछ लोग ये भी याद रखते हैं कि कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसको जब ही अल्फा है यहाँ पे, तो इसी के अनुसार आप देख लेंगे कि अल्फा के अकॉर्डिंग, अल्फा के सामने का क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बट्टा 2bc, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हुए 11th-12th में पढ़ते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और इसके बीच का एंगल कोस बीटा, ठीक है, वही उसका एंगल वहाँ से लिया हुआ। अब रही बात कि ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं हम लोग, 11th-12th में पढ़ते हैं, उसका यूज करके ये आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। अब ये जो एंगल अल्फा है जो पी के साथ एंगल बनाता है, ये अल्फा निकालने का तरीका है कि मान लीजिए यही इस पॉइंट से देखेंगे तो आर का अगर कॉस अल्फा देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, ये मान लीजिए ऐसे मिला हुआ, तो ये वैल्यू तो आपको हो जाएगा आर, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। बट ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू आपका हो जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक है। अब यही आर साइन अल्फा जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर देखिएगा क्यू, तो क्यू का जो है, क्यू का भी तो साइन थीटा, क्यू जो है साइन थीटा कहें, और अगर बीटा का बात करेंगे, चूंकि साइन बीटा जो है 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन का 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो जब ही साइन बीटा लिखिएगा तो वो साइन थीटा ही होगा। लेकिन जब हम लोग बीटा के टर्म में अगर बात करते हैं तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो आर साइन अल्फा है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा। आर साइन अल्फा बराबर क्या है, क्यू साइन थीटा है। अब थीटा चूंकि 100 माइनस थीटा, 100 माइनस, अगर 180 माइनस कर दें तो साइन अल्फा बराबर क्यू साइन, इसको 180 डिग्री माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आर साइन अल्फा बराबर क्यू, और इसमें अगर साइन 80 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू साइन क्यू साइन बीटा ही होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी करके जो है हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें कि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और वैसे करके थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फिर उसी के आधार पे हम लोग उस तरह से पढ़ते हैं कि फोर्थ में जो है कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है। आर साइन अल्फा बराबर इसको हम लिख सकते हैं साइन बीटा, ठीक है। यहाँ से जब ये साइन अल्फा बराबर करेंगे और इसको आर से भाग हो जाएगा तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स क्यू बटे आर साइन बीटा। यही जो है आपका जो कि वो एंगल आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वो सब तो सिंपल डेरिवेशन था, क्योंकि 11th-12th में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो हम एक सिंपल उसका जो है अथी बना करके एक। अब रहा ये जो है तीसरा लामीज थ्योरम, ठीक है। तो लामीज थ्योरम के बारे में अगर पढ़ें, लामीज थ्योरम से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं,
लामीज थ्योरम आप जानते हैं कि तीन फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में हो, कोई तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में हो और एक ही प्लेन पे हो, ठीक है, और वो कंकरेंट भी हो, आपको ध्यान होगा कि ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, दो फोर्स, ये इसमें भी देख रहे हैं दो फोर्स कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ये कोप्लेनर भी है और कंकरेंट भी है, तब ये सब लग रहा है। अगर अलग अलग प्लेन में रहेगा तो इस तरह से हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लामीज थ्योरम की बात करेंगे, तो लामीज थ्योरम भी जो है कोप्लेनर और कंकरेंट के लिए हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, और इसमें जो है तीन फोर्स जो है, लामीज थ्योरम यही है कि तीन फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका रिलेशन है कि आर बटे साइन अल्फा बराबर आर बटे साइन पी बटे साइन अल्फा बराबर पी क्यू बटे साइन बीटा और बराबर आर बटे साइन गामा है, वो भी हम बता दें। जैसे अगर लामीज थ्योरम का देखें, इस तरीका से लामीज थ्योरम मेथड से हम कैसे जो है निकालते हैं, इसका इक्विलिब्रियम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक फोर्स जो है आपका क्या है, P है, ये P फोर्स हो गया, और Q फोर्स मान लीजिए कि ये जो है ये Q, अब P और Q को जोड़ेंगे तो दो तरीका तो हम लोग देख लिए, पैरेललोग्राम लॉ और एक देख लिए ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब तीसरा तरीका लामीज थ्योरम की मेथड से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। वो जोड़ सकते हैं क्या, पहले तो लामीज थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में समझ लीजिए, तब हम जोड़ना भी बता देंगे। लामीज थ्योरम जो होता है कि अगर तीन फोर्स कोप्लेनर और कंकरेंट हो, एक ही पॉइंट पर मिलता हो, वो कौन तीनों, मान लीजिए Q, P, Q और R, P, Q और R, अगर ये मिल रहा है और मान लीजिए P के सामने ये एंगल जो है अल्फा है, Q के सामने ये एंगल जो है बीटा है, और इसके सामने एंगल क्या है, गामा, ठीक है। P के इस तरह से जो है इसके बीच में एंगल है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे है और वो प्लेन में है। तो अगर तीन फोर्स इस तरह से लगा हो तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, और इसका जो है इसके आधार पे इसका जो रिलेशन होगा इस तीनों के बीच में, ये होगा P बाई साइन अल्फा बराबर Q बाई साइन बीटा बराबर R बटे साइन, ये जो है तीनों में रिलेशन होता है। तो ये जो है P बाई साइन अल्फा, Q बाई साइन बीटा और R बटे साइन गामा होता है। लामीज थ्योरम ये बताता है कि तीन अगर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हो तो उसमें जो है हम लोग ये रिलेशन होता है कि P बटे साइन अल्फा, Q बटे साइन बीटा और R बटे साइन गामा। इसको हम लोग प्रूव भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसको प्रूव भी कर देंगे कि किस तरह से होगा, आगे रिवोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस उसी के आधार पे हम लोग इसको कर लेंगे। अब इसका यूज करके कैसे हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले अब ये देखना है, ठीक है। तो अगर सपोज ये आपका P है और ये जो है Q है, P और Q है फोर्स, अब P और Q फोर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ने से एक रिजल्टेंट फोर्स होगा,
वो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा कि ये दोनों को जोड़ करके, आप जानते हैं दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ये कुछ क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा आर, ठीक है, ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स आर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए P और Q के कारण, इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पे P और Q लग रहा है तो वो उतना ही इफेक्ट देगा जितना ये सिंगल R देगा, ठीक है। सिंगल R से वो इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं जितना P और Q जो है उस बॉडी पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम R के बराबर ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के अपोजिट में जब भी लगाइएगा तो वो इक्विलिब्रियम में, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर नेट रिजल्टेंट किसी भी बॉडी पे है तो वो बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। जब तक कि ऑल अदर फोर्स आपको उसमें नहीं लग रहा है, तो जब भी कोई रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो वो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ कि नेट फोर्स उसका क्या है, जीरो। अब अगर यही नेट रिजल्टेंट हो रहा था, अगर इसी को कैंसिल कर दे तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके हम क्या लगा देंगे, इसी मैग्नीट्यूड का इधर लगा देंगे। और तब अब क्या हो गया, ये सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में। और ये जब इक्विलिब्रियम में हो गया तो अब इस पे जो है ये लामीज थ्योरम क्या होगा, अप्लाई कर लेंगे। और मान लीजिए P और Q पता है, एंगल सब पता है, तो आराम से आपको क्या निकलेगा, P और Q पता है, R पता चल जाएगा, अल्फा बीटा ये तो एंगल की चीज़ है, वो आराम से आपको निकल जाएगा। क्योंकि P और Q और एंगल पता है तो 3 गो नॉर्म है आपको, तो कोई भी 3 गो डालिएगा तो चौथा में आप जो है निकल जाएगा, और सब R का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा गामा गामा सब निकल जाएगा। इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लामीज थ्योरम का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं और लामीज थ्योरम क्या होता है, वो चीज यही है। इस पे एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। सभी पे जो पूछा हुआ क्वेश्चन सब भी है, और कंपटीशन में जो जिस तरह से पूछा गया है, कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है, इसके आधार पे। लेकिन अभी बेसिक ये है, ठीक है। अब जैसे रिजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्स, कि ये भी एक तरीका है जिसके आधार पे हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं इस तरीका से। अब जैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका, तो ये भी रिजोल्यूशन, पहले रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझिए। और कंकरेंट अब रिजोल्यूशन जो करेंगे, जैसे कि वैसे आप 11th-12th में ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, बस उसी को अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग आपको आगे हम कर रहे हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्स में मान लीजिए जैसे कि ये एक फोर्स है, ठीक है, F1, ये जो है एक फोर्स है F2, ये एंगल पे अभी थोड़ा ले लीजिए, कि अभी पहले एक ही का देख लीजिए कि अगर सिर्फ एक फोर्स है F1, ये जो है क्या है, F1 है। अब आप जानते हैं इसको दो डायरेक्शन, किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन ले लेंगे, लाइन ले लेंगे इससे पास करता हुआ, तो ये हो गया और ये हो गया, मान लीजिए ऐसे, ये हो गया एक्स एक्सिस
और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, फोर्स और इसमें अंतर कर पाए इसलिए थोड़ा सा ये जो है ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स है। ये F2 ये F मान लीजिए फोर्स। ठीक है, अगर सिंगल फोर्स F है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ओरिजिन पे ये एंगल F लग रहा है। अब इस F को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। किसी भी दो ऐसा सिस्टम ले लेंगे जो है जो परपेंडिकुलर हो। ये जैसे ये x एक्सिस एक y एक्सिस एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच में एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है। तो अब इस F को जो है दो पार्ट में बांट सकते हैं। F को क्या करेंगे दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस के बारे में, जैसे कि F फोर्स है। अब जैसे F फोर्स अगर इस एंगल इस लाइन से थीटा एंगल पे है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा F cos थीटा। इसको जब एंगल पे तोड़ेंगे तो ये जो है F cos थीटा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हो गया F cos थीटा और ये क्या हो गया sin थीटा। अर्थात इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। F के बदले ये लिख सकते हैं, इधर हो गया F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। तो ये जो है F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। इसी F के बदले लिख सकते हैं ये जो F पहले से था। ठीक है, ये जो F था मतलब पहले से जो ये फोर्स था F जिसका एंगल क्या था थीटा था, तो ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है F sin थीटा और F cos थीटा दो पार्ट में हम लोग इस F को एक फोर्स को दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, और तब जो है हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब अगर मान लीजिए इसमें रिजल्टेड ये जो F बराबर है ये क्या होगा F होगा आपका F sin थीटा का स्क्वायर प्लस F cos थीटा का स्क्वायर का रूट अंडर। अगर इसको मिलाएंगे तो यही F क्या है आपका ये जो है रिजल्टेंट सिम बताएगा। मतलब कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और क्यों तो तब भी हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। F स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए जो है ये सिर्फ F स्क्वायर बचेगा, उसका स्क्वायर रूट आपका F बचेगा, जो कि ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। ये तरीका है इसका। चलिए अब जो है इसी में ये जो फोर्स होना है जिस तरह से रिजोल्यूशन करते हैं उसके आधार पे हम लोग अब अगर कई सारा फोर्स रहेगा, ठीक है, अब जैसे इसमें मान लीजिए एगो फोर्स यहाँ है F1, एगो फोर्स जो है यहाँ F2, एगो फोर्स जो है यहाँ F3, ठीक है, ये है F4। कई सारा फोर्स हो सकता है। अब इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अगर ये थीटा है थीटा 1, ये मान लीजिए थीटा 2, ये मान लीजिए थीटा 3, ये मान लीजिए थीटा 4। ठीक है, अगर इस तरह से है तो आप जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में समीशन h, ठीक है, जो FH लिखिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर FH ले तो क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो FH जो हो जाएगा
इसको तोड़ेंगे क्या होगा, F1 cos थीटा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा 1, ठीक है। इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल, ये हो जाएगा FV, ठीक है। FV क्या होगा, F1 sin थीटा 1, थीटा 1, ये ऊपर की ओर वर्टिकल। ये जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सॉरी, तो वाई एक्सिस है, तो ये जो है वाई वाला को वर्टिकल के साथ है, तो एक्स वाला को हॉरिजॉन्टल के साथ है। और जो इस साइड गया है तो उसको पॉजिटिव, और इधर गया तो निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है थीटा, मान लीजिए F2 को क्या लिखेंगे, F2 cos थीटा, लेकिन यहाँ हो जाएगा F2 cos थीटा 2, क्योंकि माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये डायरेक्शन इसका कंपोनेंट देखिएगा तो ये ऐसे आएगा, और ये y वाला तो पॉजिटिव आएगा ऊपर की ओर, तो वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से हो जाएगा F2 sin थीटा 2, ठीक है। अब इसी तरह से F3 को कंपोनेंट को तोड़ेंगे, तो ये जाएगा ऐसे F3 ये cos थीटा 4, तो ये हो जाएगा आपको F3 cos थीटा 4, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है इसका कंपोनेंट इस साइड में क्या होगा, तो साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या होगा F3 साइन थीटा 3, क्यों ये -1, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब इस 4 के बारे में देखेंगे, तो इसका cos 3, थीटा यहाँ लगा है तो cos कंपोनेंट यहाँ, तो F4 cos थीटा 3, और वो क्या माइनस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा -F4 cos थीटा 4, सॉरी, यहाँ जो है इस F4 है तो यहाँ 4 लिख रहे हैं, और ये 3 है तो 3, ठीक है। अब इसी कंपोनेंट का ये कंपोनेंट जो इधर देखेंगे तो ये भी डाउन हो रहा है, y वाला भी डाउन है, तो F4 साइन थीटा 4 भी क्या होगा, माइनस होगा, F4 साइन थीटा 4। तो इस तरह से FH और F भी निकाल देंगे, और उसी आधार पे अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा R, वो होगा रूट अंडर FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, और अल्फा टेन थीटा निकाल लेंगे, जो टेन थीटा जो रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बनाता है, मान लीजिए टेन अल्फा मान लीजिए, ठीक है। टेन अल्फा जो होगा समीशन, मतलब ये जो y वाला कंपोनेंट है बटे x वाला कंपोनेंट, तो FV बटे FH, ठीक है। ये कंपोनेंट इस तरह से रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और तब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अल्फा का वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है इसको रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर सभी पे जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इसको एग्जाम्पल्स के साथ कई सारे जो प्रॉब्लम्स और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर सब में पढ़ेंगे। थैंक यू।